हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन बाय आशुतोष सिंह। फ्रेंड्स, जो हमारे 5000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, इसके वीडियोस मैं पिछले दिनों डाल नहीं पा रहा था कुछ कारण से। तो फिर से हम आज शुरुआत कर रहे हैं और आज से फिर हमारा जो वीडियो है तब तक जारी रहेगा जब तक 5000 क्वेश्चंस पूरे ना हो जाए। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं 1 लीनियर क्वेश्चंस हैं और इसमें मैंने ऑप्शंस को समाहित नहीं किया है। मैंने ऑप्शंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैंने बता दिया था कि अगर ऑप्शन को हम लेकर चलते हैं तो हमारे मन में ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट उस आंसर को देख के चलेंगे तो हमें उस समय एग्जाम्स में ऑप्शन चूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं बताना चाहूँगा कि ये चौथा सीरीज़ है। 5000 क्वेश्चन पूरा हमें कवर करना है, जिसमें हमने 3 सीरीज़ कवर कर लिया है और एक सीरीज़ में हम कितने देखते हैं, 20 क्वेश्चंस देखते हैं। यानी कि हम लोग 60 क्वेश्चंस देख चुके हैं और आज हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, क्रोमोसोम की रचना या संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। यानी जो क्रोमोसोम की संरचना होती है उसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो भाग लेते हैं। तो इसके लिए पहले टाइमर लगाता हूँ आपके लिए 5 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सही आंसर है वो है डीएनए एवं प्रोटीन। यानी डीएनए और प्रोटीन ऐसे दो कंपोनेंट हैं जिनके सहयोग से क्या होता है, मानव क्रोमोसोम की संरचना होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है वो है, अनुच्छेद 17 में किस विषय से संबंधित है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है, वो किस विषय से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। जो हमारा आर्टिकल 17 है हमारे भारतीय संविधान के, उसमें कहा गया है कि किसी के साथ हमें छुआछूत नहीं करना होगा। अगर हम किसी के साथ छुआछूत करते हैं, किसी के साथ अस्पृश्यता का बिहेव करते हैं तो हम क्या होंगे, हम दंड के भागी होंगे। यानी कि हम इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अनुच्छेद 17 में किस विषय की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, छुआछूत के अंत की बात की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। मतलब जो 1 किलोग्राम भार होता है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो सही आंसर है 9.8 न्यूटन। यानी कि 1 किलोग्राम जो होता है वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। अगला हमारा प्रश्न है वह है, उत्तर वैदिक काल में मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं। यानी उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड हमें मिले हैं उसमें कौन से मृदभांड, किस तरह के मृदभांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं। मतलब सबसे कह सकते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है चित्रित धूसर मृदभांड। यानी हमारे उत्तर वैदिक काल में जितने भी मृदभांड मिले हैं उसमें चित्रित धूसर मृदभांड जो है ज़्यादा विशेष स्थान रखते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। आप जानते हैं हमारे भारत में बहुत सारी मंदिरें हैं, तो उसमें हमें बताना है कि मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो ओडिशा की कैपिटल, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। इट मीन्स जो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है, जो हमारा इक्वेटोरियल डायमीटर है, वो कितना है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, मेडोना किसकी चित्रकृति है। मेडोना एक चित्रकृति है, एक चित्र है, एक कला है। वो किसकी चित्रकृति है, मतलब उसको किसने निर्मित किया है। तो इनका नाम है राफेल। राफेल जो है वो उन व्यक्ति का नाम है जिन्होंने मेडोना की चित्रकृति की थी।
और ये जो राफेल हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये राफेल जो है वो इटली के रहने वाले हैं। अगला और 8वां प्रश्न हमारे आज के सीरीज का है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? मतलब भारत में जितने भी पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू हुए थे उनमें किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की वृद्धि दर न्यूनतम रही, मिनिमम रही? तो हमें बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो ये रही तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी भारत की जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसी में यहाँ की आय की वृद्धि दर, यहाँ की जो इनकम थी उसका डेवलपमेंट रेट जो है सबसे कम रही, न्यूनतम रही। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वह है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? जो हमारा ग्रंथ है ऋग्वेद उसमें किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? उसका आंसर है पशुओं की चोरी, यानी जो पशुओं की चोरी करता था उसको ऋग्वेद में उस अपराध के बारे में सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है वह साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो इसका सही जो आंसर है वो है केरल में। जो साइलेंट वैली है वो भारत के केरल राज्य में, केरला स्टेट में सिचुएटेड है, स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है वो है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? यानी जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होंगे, एक ही ऑर्बिट में होंगे तो उनमें क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विपरीत चक्रण, यानी कि विपरीत वो जो है दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे का अपोजिट दिशा में घूमते हैं, चक्रण करते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वह है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? प्रेस यानी कि मीडिया जो है उसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है हमारे भारतीय संविधान के? तो इसका सही जो आंसर है वो है अनुच्छेद 19(1), यानी अनुच्छेद 19 का 1 में 19 का क भी इसको बोलते हैं, उसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि जो प्रेस है वो क्या है? स्वतंत्र है, उस पर किसी तरह का बंदिश नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद हमारा अगला और 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, हैजा यानी कोलेरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? जो हैजा बीमारी होती है उसके जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैजा जो बीमारी है उसके जीवाणु की खोज किया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा। यानी रॉबर्ट कोच ने ही क्या किया था? हैजा की बीमारी का खोज किया था, पता लगाया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वह है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? यानी कि जब आर्यंस भारत में आए थे, जो आर्य थे भारत में आए थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि, यानी कि जो आर्य थे वो कृषि करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? जो चैत्य है वो एक पूजा स्थल है, वो पूछा जा रहा है किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो जो चैत्य है वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल, यानी कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनका पूजा स्थल जो है उससे चैत्य कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वह है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? हमने अभी देखा था पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, यानी भूमध्य रेखीय यानी कि इक्वेटोरियल व्यास क्या है, तो वो हमने देखा था कितना था? 12,756 किलोमीटर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है? ध्रुवीय व्यास कहने का मतलब कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी कि इक्वेटोरियल व्यास में क्या करेंगे? हम इक्वेटर के चारों तरफ मापेंगे और ध्रुवीय व्यास में पोलर रीजन को, यानी कि पूरा जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है दोनों को मिला करके उसका पूरा जो व्यास होगा वो क्या है? तो ये है 12,714 किलोमीटर।
यानी कि इक्वेटोरियल व्यू से देखेंगे, इक्वेटर के व्यू से देखेंगे तो उसका जो व्यास होता है, जो उसका डायमीटर होता है वो होता है 12,756 किलोमीटर। जबकि हम अगर पोलर रीजन से देखें तो उसका जो व्यास होता है वो 12,714 किलोमीटर होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई। यानी जो ओलंपिक गेम होता है उसमें महिलाओं की भागीदारी किस वर्ष प्रारंभ हुई, सबसे पहले किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर है 1900, यानी सन 1900 ईस्वी में जो है ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी पहली बार हुई। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वो है योजनावकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई। यानी उसमें योजना अवकाश थी, अवकाश मतलब होता है छुट्टी, वैकेशन के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी वो देर से प्रारंभ हुई, लेट से प्रारंभ हुई। तो वो जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। यानी जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी वो क्या थी, वो अवकाश के कारण, योजना अवकाश के कारण जो है लेट से प्रारंभ हुई, देर से प्रारंभ हुई। उसके बाद हमारा 19 नंबर प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी। जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, हराया था, तो उसको हरा के उसने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो उसने जो उपाधि धारण की थी वो थी परमेश्वर की। यानी जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को, हर्ष को हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। आज के सीरीज का आखिरी प्रश्न हमारा है बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है। बौद्धों का एक मठ है जिसका नाम है तांबो मठ, वो किस राज्य में, किस स्टेट में स्थित है। तो ये जो मठ है वो है हिमाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा सीरीज था 5000 क्वेश्चंस का वो पूरा होता है। ये सीरीज 4th था और इसी तरह से हम पूरे 5000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे 20-20 क्वेश्चन करके। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।